हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में आज कुछ और हम लोग बेसिक टर्म्स को देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला बेसिक टर्म्स वो क्या है? वो है सिनोनिम। आप लोग सुने भी होंगे सिनोनिम के बारे में। तो ये क्या है? एक वैसा वर्ड जो दूसरे किसी वर्ड का सेम मीनिंग देता हो, वो सिनोनिम है। जैसे हिंदी में इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जॉय का सेम मीनिंग देने वाला क्या क्या है? तो डिलाइट भी है, प्लेजर भी है, इलेशन भी है। सबका मतलब खुशी ही होता है। जॉय मतलब खुशी, और डिलाइट, प्लेजर, इलेशन सबका मतलब खुशी। उसी तरह से लॉयल, लॉयल का मतलब क्या? जो ईमानदार हो, ठीक है, जो भरोसेमंद हो या डिवोटेड हो। तो लॉयल मतलब भरोसेमंद, डिवोटेड का मतलब भी वही होता है, फेथफुल मतलब भी वही, और ऑनेस्ट मतलब भी वही। आया समझ में? तो वैसा वर्ड जो सेम मीनिंग दे तो वो सिनोनिम है। यानी लॉयल का सिनोनिम हो गया डिवोटेड, फेथफुल, ऑनेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मतलब सेम ही होता है दूसरे वर्ड के जैसा। यानी जो हम लोग वर्ड लिए हैं उसी का मीनिंग देने वाला कोई दूसरा वर्ड, उसका क्या कहलाता है? सिनोनिम कहलाता है। ये टर्म समझ में आ रहा है? हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला वर्ड है जिसको हम लोग को जानना है, या जिस टर्म के बारे में जानना है, वो एंटोनिम। एंटोनिम का सिंपल सा मतलब उल्टा, अपोजिट वर्ड। ठीक है, यानी विलोम शब्द। हिंदी में हम लोग इसी को विलोम शब्द बोलते हैं, उल्टा। जैसे बोलते हैं ना कि ये वॉर मीन्स क्या होता है? लड़ाई। तो पीस मतलब क्या होगा? शांति। फेल मतलब पास हो जाना, सक्सीड। अच्छा, फेल मतलब फेल हो जाना, सक्सीड का मतलब सक्सेस कर जाना, पास हो जाना। ठीक है, तो फेल मतलब क्या हो गया? विफल। और सक्सीड मतलब क्या हो गया? सफल। ब्लेस मतलब अच्छा आशीर्वाद, कर्स मतलब श्राप। तो ब्लेस का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्स। यानी ब्लेस का एंटोनिम कौन हो गया? कर्स हो गया। केयर का मतलब ध्यान रखना, नेग्लेक्ट का मतलब जिस पे ध्यान ना रखा जाए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये सब क्या था? हमारा एंटोनिम था। कि एंटोनिम वैसा वर्ड है जो दूसरे का अपोजिट मीनिंग देता है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है हमारे पास वो है हेट्रोनिम। हेट्रोनिम को हम लोग होमोग्राफ भी बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि ये क्या है। सेम स्पेलिंग, ध्यान दीजिए, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। मतलब स्पेलिंग सेम ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफर कर जाता है, मीनिंग भी डिफर कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अभी अगर इस वर्ड को देखें, फर्स्ट वर्ड विंड, तो हम लोग इसको दो तरह से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एक तो विंड बोलेंगे जिसका मतलब हवा हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और एक बोले वाइंड, या वाइंड मतलब लपेटना। बोलते हैं ना कि तार को वाइंड कर दो, लपेट दो। तो विंड वर्ड का स्पेलिंग वही रहेगा, विंड, लेकिन एक का मतलब हो जाएगा कि ये हवा, और दूसरा वाइंड बोलेंगे लपेट देना। ठीक है, लपेटना या मोड़ना। ठीक है, ट्विस्ट करना। नेक्स्ट क्या है? रो। अब स्पेलिंग यही रहेगा, लेकिन इसका देखिए दो दो मीनिंग निकलेगा। एक तो रो का मतलब है ना कि हाँ, एक लाइन में आप खड़े हो जाइए, जैसे ये एक रो है, ये रो सब है, ढेर सारा रो है। और एक होता है रो। रो का मतलब जैसे हम लोग नाव है, और नाव में जो खेने वाला जो लगा हुआ रहता है, तो हम बोलते हैं ना कि नाव खे रहे हैं, नाव को रो करिए। ठीक है, बोट को रो करिए। ठीक है, रो का मतलब नाव चलाना। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्पेलिंग वही है लेकिन मीनिंग अलग अलग हो गया, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस आता है। ये टीयर, टीयर। ठीक है, तो एक तो टीयर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? आंसू, है ना। और एक टीयर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? फाड़ देना। मतलब पेज है और मान लो पेज को टीयर कर दिए, फाड़ दिए, टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर दिए, तो टीयर। तो ये सब जो वर्ड है ये क्या है? ये हेट्रोनीम है। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में क्या आता है? डिफरेंस आता है। प्रेजेंट, इस प्रेजेंट का अगर बात करें तो एक तो हो गया वर्तमान समय, जैसे अभी का समय, प्रेजेंट टाइम। और एक क्या हो जाएगा? किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट है। दोनों का स्पेलिंग सेम होता है लेकिन मीनिंग क्या हो गया? डिफर कर गया। जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसमें भी अंतर आता है, लेकिन स्पेलिंग पे गौर करना है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग क्या हो जाता है? डिफर करता है। तो उस तरह के वर्ड को हम लोग हेट्रोनिम्स बोलते हैं या होमोग्राफ बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? आज हम लोग तीन तीन वर्ड को, ये तीन तीन टर्म को देख लिए इसमें, इस स्लाइड में। सिनोनिम, एंटोनिम और क्या? हेट्रोनिम। हेट्रोनिम को और क्या बोलते हैं? होमोग्राफ। सिनोनिम क्या है? तो सेम टू सेम मीनिंग देने वाला वर्ड। एंटोनिम क्या है? उल्टा मीनिंग देने वाला वर्ड। हेट्रोनिम क्या है? वर्ड का स्पेलिंग सेम रहेगा और मीनिंग सब डिफरेंट निकलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे है होमोनिम्स। अब ये होमोनिम्स का मतलब क्या होता है? होमोनिम्स का मतलब सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। अब प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम टू सेम लगेगा, सिमिलर का मतलब होता है कि लगभग मैच करना,
लेकिन मीनिंग अलग निकल जाएगा। जैसे देखिए एस्से, एस्से ASSAY एस्से, एस्से का मतलब प्रयास करना, और इससे, इससे हम लोग लिखते हैं ना, उसका मतलब निबंध। तो प्रोनाउंसिएट करने समय में उच्चारण हम लोग का सिमिलर होगा, लेकिन देखिए मीनिंग अलग है। अब मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग ही होगा। इससे और इससे दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन उच्चारण में सेम होता है। ध्यान रखिएगा, सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट इन मीनिंग, क्या कहा जाता है? होमोनिम्स। होमोनिम्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? होमोफोन्स, होमोफोन्स। फिर है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, मान जाना। और एक्सेप्ट का मतलब होता है ना कि इसके अलावा, इसके बजाय, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, तो इसके अलावा। तो एक्सेप्ट का मतलब ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। EXCEPT का मतलब होता है इसके बजाय या इसके अलावा। आ रहा है समझ में? तो ये सब क्या है? वर्ड हमारा डिफर है, यानी मीनिंग अलग है, और प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिमिलर टाइप का है, सेम टाइप का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को एक डिफरेंस जानना है स्माइली और मेटाफर में। स्माइली और मेटाफर, स्पेलिंग देख लीजिए, SIMILE, और मेटाफर METAPHOR। इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? ये दोनों का दोनों जो टर्म है वो यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। मतलब ये स्माइली भी कॉम्पेरिटिव टर्म है, और मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। बोथ आर यूज टू मेक कंपैरिजन, दोनों का यूज क्या चीज के लिए किया जाता है? तो कंपैरिजन के लिए। तो हम लोग ये देखें ना, कंपेयर करने यानी तुलना करने के लिए हम लोग करते हैं यूज। तो कहाँ पे, किस ढंग से, कब बोलेंगे कि स्माइली है, कब बोलेंगे कि मेटाफर है? तो स्माइली के लिए क्या लिखा गया है? कंपेयर्स यूजिंग द वर्ड, क्या क्या वर्ड लगा हुआ दिखेगा हमको? तो लाइक, इस वर्ड का यूज करके वो कंपेयर कर रहा होगा। या दिखेगा एज, इस वर्ड का यूज करके वो कंपेयर करता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, यानी कि वो उतनी इनोसेंट है जैसे कि कोई एक एंजल होता है। तो एंजल क्या है? अच्छा, जो कोई एक, बोल सकते हैं अच्छा इंसान। मतलब अगर फीमेल में कोई अच्छा इंसान है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंजल है, ठीक है। इनोसेंट मतलब नेक होता है। तो सी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल, कहने का मतलब वो एक एंजल के जैसी क्या है? इनोसेंट है। तो कंपेयर कर रहे हैं ना, एंजल से किसी गर्ल को कंपेयर कर रहे हैं। फिर है दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पे फ्रेज के जैसा भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ कैट्स एंड डॉग्स जैसे कैसे कुत्ते बिल्ली बहुत एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, लड़ने लगते हैं। तो उसी तरह से कोई अगर लड़ रहा होगा कुत्ते बिल्ली के जैसा, तो बोलेंगे दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या यूज किया गया? लाइक। ऊपर वाले में क्या यूज किया गया? एज। तो इस तरह से कंपैरिजन दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे जो हम यूज कर रहे हैं वो स्माइली है, ठीक है। नेक्स्ट है और एग्जाम्पल की, माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन, एज डीप एज द ओशन, यानी कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना गहरा है जैसे कि कोई एक ओशन हो, ठीक है। तो क्योंकि ओशन बहुत गहरा होता है, इससे कंपेयर कर दिया गया किसको? तो लव को कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कैसे कंपेयर करेंगे? एज लगाकर, तो बोलेंगे ये स्माइली है। मेटाफर क्या होता है? तो ये कंपेयर करता है, डायरेक्टली कंपेयर कर देता है, और कंपेयर डायरेक्टली इन एन इमेजिनेटिव वे, मतलब एक तरह से इमेजिन करके किसी भी चीज के साथ किसी चीज को रिलेट कर दिया गया, ठीक है। जैसे सीज एन एंजल, अब ऐसा रियल में वो एंजल तो है नहीं, लेकिन सीज एन एंजल बोल दिए, इसका मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास जो गुण है वो कुछ एंजल के समान है, तो सीज एन एंजल। लिखा गया द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये जो दुनिया है वो एक क्या है? रंगमंच है। जैसे स्टेज पे कैसे कोई शो परफॉर्म करते हैं, तो ये माना जाता है कि हम लोग भी इस वर्ल्ड के अंदर अपना कुछ पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, और फिर पार्ट प्ले हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक स्टेज है, लेकिन हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे कुछ लाइक एज नहीं दिखेगा, तो इनको हम लोग मेटाफर बोलेंगे। फिर लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल, सही बात है कि सोल का म्यूजिक को कंपेयर करिए किसके साथ? लाफ्टर के साथ। कि अगर कोई बहुत हंसता है यानी खूब हंसता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा उसका सोल अच्छा रहेगा, ठीक है, उसका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बोल दिए सोल का जो म्यूजिक है वो क्या है? हंसना है। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग के पास स्माइली है, स्माइली या मेटाफर दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होता है, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्माइली कैसे पता करें कि स्माइली वाला ये सेंटेंस है? तो एज लगा हुआ रहेगा, लाइक लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग समझेंगे कंपेयर हो रहा हो ये वर्ड लगाकर, तो ये स्माइली है।
मेटाफोर कैसे बोलेंगे? तो डायरेक्टली कंपेयर करा हुआ किसी इमेजिनेटिव वे में कि रियल में वो इंसान वैसा है नहीं, लेकिन उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया गया। जैसे बोले यू आर अ लायन, इसका मतलब थोड़ी कि वो शेर है, मतलब वो शेर के जितना बहादुर होगा देन बोल सकते हैं यू आर अ लायन। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारा स्माइली और मेटाफर का। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इट्स, मतलब ना इट्स लिखते हैं, और एक होता है इट्स, आई टी, उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत स्लाइट सा अंतर है। ये जो इट्स है आई टी एस, जिसमें एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगा हुआ है, वो पॉजेसिव फॉर्म है इट का, मतलब इट का ही पोजीशन दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल समझिए कि द बोट हैज अ होल इन इट्स हल। ठीक है, जो बोट जो है, नाव है, उसमें एक छेद था। कहाँ छेद था? तो उसके हल में। हल मतलब पतवार भी होता है, या बोट का जो आउटर पार्ट समझ लीजिए, ये जो आउटर पार्ट है, हम बोलेंगे मान लीजिए इसी में होल है, तो बोलेंगे कि बोट के हल में क्या है? एक होल है। तो बोट इट्स हल, इट्स का मतलब किसका? तो बोट का पोजीशन दिखाया है। बोट को अगर हम लोग इट बोलते हैं तो उसके पोजीशन के लिए इसी के बारे में बोला जा रहा है, तो बोलेंगे इट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हल का जो भी मीनिंग हो, हल मतलब ऐसे जनरली पतवार या आउटर पोर्शन ऑफ द बोट बोलते हैं, तो हम आउटर पोर्शन ही कंसीडर करके चल रहे हैं। तो आउटर पोर्शन में कोई होल है तो बोलेंगे बोट के पास उसके आउटर पोर्शन में होल है। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, ठीक है, उसका अपना रिलेशन बता रहा है कि इसी के बारे में बात बोला गया है। लेकिन इट्स क्या है जिसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ होगा? तो और कुछ भी नहीं, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इट इज को हम लोग शॉर्टली लिख देंगे, इट इज को हम लोग शॉर्टली लिख देंगे इट्स, इट्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लिए, इट्स द कॉमन मिस्टेक, यह एक कॉमन मिस्टेक है। जिसको पूरा लिख देते तो कैसे लिखते? इट इज अ कॉमन मिस्टेक। तो इट इज को ही शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं? इट्स। तो ये दोनों अंतर क्लियर हो गए, यानी कॉन्ट्रैक्शन है ये इट इज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ऐसा नहीं ना आई डॉट ई करके लिखा रहता है, हम लोग देखते हैं ई डॉट जी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, तो ई जी बहुत सारा बार यहाँ भी आया है। तो आखिर ये ई जी का मतलब सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी चीज का एग्जाम्पल देना हो तो ई जी। और आई डॉट ई का मतलब होता है डेट इज, यानी अगर हम आई डॉट ई कहीं लिखते हैं तो डेट इज, यानी डेट इज नहीं लिखने का मन हुआ तो क्या लिख देंगे? आई डॉट ई, डेट इज। तो आई डॉट ई का लैटिन में ना वर्ड का मीनिंग है, लैटिन में इसको हम लोग लिखते हैं आई डी ई एस टी, इडिस्ट। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग क्या लिख देते हैं? डेट इज। तो डेट इज को ही शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? आई डॉट ई, ई डॉट जी, ई जी। तो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। इसको लैटिन में हम लोग एग्जाम्पली ग्रेटिया बोलते हैं, लैटिन में एग्जाम्पली ग्रेटिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो ईजी का मतलब कि किसी चीज के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं तो बोल सकते हैं कि ईजी से डिनोट कर देंगे उसको, या सीधे सीधे लिखिए पूरा फॉर एग्जाम्पल। तो इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? इजी। समझ में आ रहा है? आई डॉट ई का मतलब डेट इज, और इजी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक छोटा सा और टर्म है, उसको देख लेते हैं, डेट एंड विच। डेट एंड विच, अब हम लोग डेट भी लगा देते हैं, कहीं कहीं पे विच भी लगा देते हैं। तो डेट का यूज हम लोग किसी पर्सन से रिलेटेड थिंग के लिए कर सकते हैं, या कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है तो हम लोग कर सकते हैं। यानी डेट का यूज हम लोग पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन विच का यूज हम लोग हमेशा केवल और केवल किसके साथ करेंगे? थिंग्स के साथ। ये स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेट का यूज हम लोग पर्सन या थिंग्स के लिए कर सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन विच का यूज हम लोग क्या करेंगे? केवल थिंग्स के लिए अप्लाई करेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स था। अगले वीडियो से हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा ग्रामर में वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जो भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो एक वीडियो एक टॉपिक का होगा, थोड़ा हो सकता है लेंथ ज़्यादा हो जाए, लेकिन एक वीडियो एक ही चैप्टर में कवर कर दिया जाएगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उसके लिए एक वीडियो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद आर्टिकल को। ठीक है, इसी तरह से आगे टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन, सब चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आर्टिकल, देन उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो सही रहेगा, जो बेटर रहेगा, एक खास सीक्वेंस में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।